दोस्तों 12 नवंबर साल 2023 दिवाली का दिन था और लगभग पूरा भारत दिवाली की तैयारियों में व्यस्त था। लेकिन किसे पता था कि देश के एक हिस्से में इतना बड़ा हादसा होने वाला है जो कि अगले लगभग एक महीने तक सभी नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल की सुर्खियां बनने वाला है। हेलो दोस्तों, आई एम अश्वनी एंड यू आर वॉचिंग टेक ऑरेंज यूट्यूब चैनल। लेट्स बिगिन। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है सिलकियारा टनल से। सिलकियारा टनल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में एक बहुत बड़े पहाड़ को काटकर बनाई जा रही थी। इस टनल को बनाने का पर्पस यमुनोत्री और गंगोत्री के बीच की डिस्टेंस को लगभग 20 किलोमीटर कम करना था। टनल को लगभग 4.5 किलोमीटर लंबा बनाने का प्लान किया गया था और इस टनल का कंस्ट्रक्शन कर रही थी नवयुग इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड नाम की एक कंपनी, जो कि नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंडर में वर्क कर रही थी। एक्चुअली सिलकियारा टनल इंडियन गवर्नमेंट के उस 4 धाम प्रोजेक्ट का हिस्सा थी जिसके तहत उत्तराखंड में मौजूद सभी मेन धार्मिक स्थलों को आपस में कनेक्ट करना था। दोस्तों 12 नवंबर को सुबह का वक्त था और सभी मजदूर टनल के अंदर कुछ रीप्रोफाइलिंग वर्क कर रहे थे। सुबह के लगभग 5:30 बजे अचानक टनल के अंदर एक भारी लैंडस्लाइड होता है, जिसकी वजह से टनल के अंदर लगभग 60 मीटर लंबा मलबे का एक ब्लॉकेज बन जाता है। ये ब्लॉकेज सिलकियारा की तरफ से टनल के अंदर लगभग 300 मीटर अंदर बना था। बाहर निकलने का एकमात्र यही एक रास्ता था और अब ये पूरी तरह बंद हो चुका था और टनल में फंस चुकी थी 41 जानें। दोस्तों लैंडस्लाइड होने के तुरंत बाद टनल के बाहर की तरफ लोगों में हड़कंप मच जाता है। सबको लगता है कि ये लैंडस्लाइड कंप्लीट टनल में हुआ है और अंदर काम कर रहे सभी मजदूर टनल के अंदर मलबे के अंदर दब गए हैं। स्टेट गवर्नमेंट तुरंत एक रेस्क्यू ऑपरेशन जिंदगी लॉन्च करती है। अब रेस्क्यू टीम के सबसे पहले ये पता लगाना है कि ये लैंडस्लाइड कंप्लीट टनल में हुआ है या फिर एक हिस्से में हुआ है। साथ ही साथ उन्हें यह भी पता लगाना है कि अंदर काम कर रहे मजदूर सही सलामत और जिंदा हैं भी या नहीं। तुरंत डिसाइड किया जाता है कि लगभग 6 इंच चौड़े पाइप को मलबे के अंदर हॉरिजॉन्टल ड्रिल करते हुए अंदर भेजा जाएगा। यही किया जाता है। मलबे के अंदर लगभग 60 मीटर ड्रिल करने के बाद ड्रिलिंग मशीन पर जोर पड़ना बंद हो जाता है, जिससे रेस्क्यू टीम को समझ में आता है कि ये ब्लॉकेज 60 मीटर लंबा है, कंप्लीट टनल के अंदर लैंडस्लाइड नहीं हुआ है। हालांकि 60 मीटर लंबा ब्लॉकेज भी एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज था। अब इसी पाइप के थ्रू मजदूरों से बात की जाती है और अंदर मौजूद मजदूर इस बात की पुष्टि करते हैं कि उनकी टोटल संख्या 41 है और वो सभी के सभी सही सलामत और जिंदा हैं। ये बात सुनकर पूरा देश एक राहत की सांस लेता है। अब इसी पाइप के थ्रू मजदूरों को सभी जरूरी चीज़ें जैसे कि ऑक्सीजन, खाने पीने की चीज़ें और मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड की जाती हैं। अब रेस्क्यू टीम का अगला टास्क था इन सभी मजदूरों को टनल से बाहर सही सलामत निकालना। रेस्क्यू टीम द्वारा डिसाइड किया जाता है कि लगभग 800 mm चौड़े पाइप को मलबे में हॉरिजॉन्टल ड्रिल करते हुए मजदूरों तक पहुँचाया जाएगा और एक एक करके मजदूरों को टनल से बाहर निकाला जाएगा। हालांकि रेस्क्यू टीम इस बात को पहले ही बता चुकी थी कि ये ऑपरेशन बहुत ही रिस्की है और इसमें कुछ दिन का समय लग सकता है। वजह थी वहाँ का जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर और मलबे का बहुत ही अनस्टेबल होना। मशीन के वाइब्रेशन से मलबा ढह सकता था और ज़्यादा लैंडस्लाइड होने की संभावना थी, बट कोई और ऑप्शन न होने की वजह से इस प्लान पर बहुत सावधानीपूर्वक वर्क स्टार्ट किया जाता है। करते करते 4 दिन बीत जाते हैं और 16 नवंबर आ जाती है। काम की प्रोग्रेस को स्लो देखते हुए दिल्ली से एक ऑगर ड्रिलिंग मशीन मंगाई जाती है। 16 नवंबर को ऑगर ड्रिलिंग मशीन के जरिए काम स्टार्ट होता है और इसके एक दिन बाद 17 नवंबर को टनल से कुछ क्रैक की आवाज़ें सुनाई देती हैं। ये क्रैक टनल की अनस्टेबिलिटी को दर्शा रहा था, जिससे कि और ज़्यादा लैंडस्लाइड होने का खतरा पैदा हो गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एक प्लान बी रेडी किया जाता है। प्लान बी के तहत पहाड़ी के ऊपर से वर्टिकल ड्रिल करते हुए मजदूरों तक पहुँचा जाएगा और वहाँ से उन्हें बाहर निकाला जाएगा। पैरेलली दोनों प्लान्स पर वर्क स्टार्ट होता है, लेकिन अभी भी रेस्क्यू टीम का मेन फोकस हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग पर ही था। करते करते 22 तारीख आ जाती है और फिर 23 तारीख आती है। 23 नवंबर को मशीन को कुछ रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ती है और इस पॉइंट पर रेस्क्यू टीम बताती है कि उन्होंने ड्रिलिंग के काम को 75% कंप्लीट कर लिया है और अब लगभग 25% वर्क बाकी रह गया है। रिपेयरिंग होने के बाद में फिर से ड्रिलिंग का काम स्टार्ट होता है और 25 तारीख आ जाती है। 25 नवंबर को रेस्क्यू ऑपरेशन को एक बड़ा झटका तब लगता है जब ड्रिलिंग मशीन मलबे में ड्रिल करते समय टूट जाती है और उसी में फंस जाती है। इस पॉइंट पर रेस्क्यू टीम बताती है कि अब सिर्फ 9 मीटर की डिस्टेंस और रह गई है। 9 मीटर ड्रिल करना और बाकी बचा है। बमुश्किल मशीन को बाहर निकाला जाता है और अब मदद ली जाती है रैट माइनर्स की। रैट माइनर छेनी और हथौड़े की मदद से मैनुअली स्टोन को तोड़ने का काम करते हैं। अब रैट माइनर्स अपना काम स्टार्ट करते हैं और करते करते 28 नवंबर आ जाती है। 28 नवंबर तक रैट माइनर्स इस 9 मीटर के फासले को तोड़ डालते हैं और मजदूरों तक एक 800 mm का पाइप पहुंचा दिया जाता है।
28 नवंबर को रात को करीब 8:50 पर उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा इस बात की पुष्टि की जाती है कि सभी 41 मजदूरों को सही सलामत बचा लिया गया है। ये बात सुनकर पूरा देश राहत की सांस लेता है। तो दोस्तों, इस तरह से बचाई गई थी उन 41 मजदूरों की जान। हालांकि ये कोलैप्स क्यों हुआ था, इस बात को जानने के लिए 6 मेंबर्स की एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाती है जो अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो इसकी एक्चुअल वजह तो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगी।